नमस्कार दोस्तों, आज है 20 मार्च। आज के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो देखते हैं। पहला है पेरू को लेकर। तो हुआ क्या है, अभी पेरू की राजधानी है लीमा। यहाँ पे हिंसा भड़की है और हिंसा ज़्यादा हो रही है। इस वजह से पेरू में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो यूपीएससी में पिछले 1-2 वर्षों में ऐसे पूछे गए हैं क्वेश्चन, जैसे कि मैच द फॉलोइंग के लिए तो एक 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 देश का नाम बता देंगे और उनसे संबंधित जैसे पूछ लेगा कि यहाँ पे बीमारी फैली या सूखा पड़ा है या ये चीज़ हुई है। तो अगर पूछे आपातकाल कहाँ घोषित किया गया है और वो भी किसके कारण, हिंसा के कारण, तो कहाँ पे, पेरू में। अब पेरू की लोकेशन देखते हैं। तो ये वाला जो एरिया है इसे क्या कहते हैं, ये पूरा हम कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के पश्चिम में ये पूरी एक दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कैसी लंबी, ऊंची नहीं, लंबी। इसका नाम क्या है, एंडीज पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला। और यहीं पे एक देश है, उस देश का नाम क्या है, पेरू। ये वाला देश है पेरू। पेरू की राजधानी अभी देखा हमने, लीमा। अब पेरू स्थित कहाँ है, अगर लोकेशन वाइज देखें तो ये ऊपर चली जाती है 0 डिग्री और नीचे आ जाती है कौन सी, 23.5 डिग्री। मतलब मकर रेखा जो साउथ वाली है और विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा इन दोनों के बीच में पाया जाता जो देश है उसका नाम क्या है, पेरू। ये हमने देखा। अब पेरू सीमा किस किस से लगाता है, तो ऊपर अभी देखा इक्वाडोर है, तो इक्वाडोर से सीमा लगाएगा। इधर कोलंबिया पड़ जाएगा इधर की साइड, तो कोलंबिया से सीमा लगाएगा। जबकि अपने पूरब की तरफ ये किससे सीमा लगाता है, ब्राज़ील से। और इधर है एक कंट्री बोलीविया, ये है बोलीविया। बोलीविया की राजधानी क्या है, ला पास। तो ये इन देशों से सीमा लगाता है। नीचे चिली है, ये वाला एरिया। अब पेरू पहले से एक इनका एम्पायर हुआ करता था, उस सभ्यता यहाँ पे, जैसे अपने हम सभ्यताएं पढ़ते हैं वैसे यहाँ पे एक सभ्यता हुआ करती थी, इनका सभ्यता, जो 15वीं शताब्दी की हुआ करती थी। तो हमें बस इतना याद रखना है कि पेरू में कौन सी सभ्यता पढ़ते हैं हम, इनका सभ्यता पेरू में। और ये ज़्यादा पुरानी है नहीं, अभी 15वीं सेंचुरी की ये हम जानते हैं ऐसे। तो यहाँ पे उसके बाद इस पेरू वाले एरिया पे कब्जा कर लिया किसने, स्पेन ने। मतलब इनका सभ्यता को हटा के किसने कब्जा कर लिया, स्पेन ने। 16 सेंचुरी में, जब तक वो यूरोपी भारत आए थे उसी टाइम के आसपास है। और फिर 1821 में पेरू को क्या मिला है, स्वतंत्रता मिली थी। 1821 में ये क्या हुआ था, पेरू स्वतंत्र हुआ था। तो ये सारी चीज़ें बेसिक थी। अब एंडीज़ माउंटेन्स के बारे में देखेंगे अगर हम पेरू के, तो ये वाला एरिया पेरू का ये एरिया है इतना। तो पेरू की लोकेशन हमने देखी। अब यहाँ पे एक झील दिख रही है, ये झील, ये बोलीविया और पेरू के बीच में है। तो इस झील का नाम क्या है, लेक टिटिकाका। तो लेक जो है, लेक टिटिकाका इसका नाम है। तो टिटिकाका ये याद रखना है, लेक टिटिकाका कहाँ पे है, तो पेरू और चिली के बीच में ये सीमा बनाता है। तो ये वाली चीज़ हमने देखी। साथ ही अगर पूछे एंडीज़ माउंटेन्स के बारे में, तो एंडीज़ माउंटेन्स में यहाँ जो प्रशांत महासागर के तट के किनारे जो सीमा लगी है, जो थोड़ा ये ग्रे सा एरिया दिख रहा है, रेगिस्तान वाला एरिया, यही इसका कोस्टल एरिया है। तो इसको नाम दिया जाता है यहाँ पे कोस्टा। तो यहाँ पे इसे कोस्टा कहा जाता है। और इसी के एंडीज का जो एरिया है, यहाँ पे जो वन वाला क्षेत्र है, यहाँ वाले एरिया को ये लोग कहते हैं सिएरा। तो कौन सा नाम होता है, सिएरा। एंडीज पर्वतों का जो क्षेत्र है सिएरा। यहाँ माचू पिच्चू स्थित है, एक जगह है, तो क्या नाम स्थित है, माचू पिच्चू। तो ये वाला एरिया पेरू वाले में ही है। और यहाँ पे एक जगह है सेल्वा, मतलब जो वन है अमेजोन वन, वो सेल्वा, वहीं से कौन सी नदी निकल रही है, अमेजोन नदी। तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है यही है अमेजोन नदी। अब ये तो जानते ही हैं दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से, तो वो भी पेरू से ही निकला है। तो हमने इसके बारे में पेरू का पूरा लोकेशन देखा। तो पेरू की राजधानी देख ली, प्रशांत महासागर से सीमा लगाता है, कौन कौन से देश हैं सीमा लगाते ये भी देख लिया। और राजधानी क्या थी हमने, पेरू की लीमा थी। तट वाला एरिया हमने देखा, बीच में जो माउंटेन्स वाला एरिया है ये वाला एरिया। अब यहाँ दुनिया की सबसे जो बड़ी जल वाला प्रवाह वाली नदियों में से अमेज़न नदी का जो निकास है वो यहीं से होता है। और वन क्षेत्र की बात करें तो पेरू का 60% एरिया अमेज़न वर्षा वन से मतलब पूरा ढका हुआ है। लेक टिटिकाका विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। मतलब सबसे ऊंचाई पर ऐसी झील है पहाड़ों पे जहाँ पे नौका चल सकती है, उससे ऊपर कोई झील ही नहीं है जहाँ नौकागम्य हो। तो कौन सी, लेक टिटिकाका देखा। यहाँ पे आटाकामा मरुस्थल है। तो ये जो किनारे वाला एरिया दिख रहा है ये, तो साउथ वाले एरिया में इसी के कौन सा मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल है, जो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है और पेरू और चिली के बीच में
फैला हुआ है। तो आटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली के बीच दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यहाँ पे एक नजका लाइन्स भी हैं। तो नजका लाइन्स क्या है इसे समझो, ये अगर इमेज दिख रही है ये वाला एरिया, तो ये नजका लाइन्स है। ऐसे इस समय इनके बारे में अभी भी रहस्य बना हुआ है कि ये कैसे बनी है। तो इन्हें अगर इंग्लिश नाम जानना हो तो इन्हें कहते हैं जियो गैलिप्स करके अगर आ जाए कि जियो गैलिप्स क्या है, तो ये भूत चित्र होते हैं। है क्या यहाँ पे कई बड़े एरिया में, छोटा मोटा एरिया नहीं है, मतलब पूरे पूरे राज्य जैसा समझ लो, ऐसे बड़े एरिया में, जिले जैसा बड़े एरिया में यहाँ पे ज़मीन पे कुछ चित्र बने हुए हैं, जैसे कुछ चित्र बने हुए हैं, कोई ऐसा ऐसा चित्र। और ये छोटा एरिया नहीं है, पूरे सोचो एक बड़े बड़े शहर जैसे ऐसे चित्र बने हुए, और कब बने ये नहीं पता है। तो रेगिस्तान में इन्हें उकेरा गया है, तो ये इन्हें नाम क्या देते हैं, नजका लाइन इन्हें नाम दे देते हैं। तो ये अब यहाँ पे एक धारा बहती है, वो कौन सी धारा होती है, हम्बोल्ट धारा, प्रशांत महासागर में। तो जब हम पेरू साउथ अमेरिका की बात करें तो इस ओर से इधर पेरू है, तो पेरू धारा या इसे ही नाम देते हैं ठंडी एक जल धारा, इसे नाम दे दिया जाता है हम्बोल्ट जल धारा। तो ये भी हमने देखा इसके बारे में। अब प्राकृतिक संसाधन, तो पेरू अमेजोन वन वाला एरिया है बड़ा, यहाँ चांदी का भंडार दुनिया में सबसे बड़े भंडारों का ये मालिक है। तो अगर पूछे चांदी, पेरू दुनिया के सबसे बड़े चांदी भंडारों में से एक है, और खनन में भी पहला स्थानों में से है। तो सबसे अच्छा चांदी का उत्पादन यहाँ मिलता है। अब ये क्वेश्चन है इससे संबंधित, तो ये देख लिया हमने, ये 2-3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की। ये है ठंडी जलधारा कौन सी है, और ये अगला है भारत में केसर उत्पादन, इससे संबंधित एक आर्टिकल हमने देखा था कि पूर्वोत्तर जो भारत है, उस भारत में पूर्वोत्तर साइड में केसर को उत्पादन करने के लिए सरकार योजना आई है। तो सरकार का मिशन क्या है, मिशन केसर सैफ्रॉन। तो जम्मू कश्मीर के पंपोर के बाद, जम्मू कश्मीर में पंपोर वाले एरिया में केसर होता है, अब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ केसर का उत्पादन करेंगे। तो मिशन केसर लॉन्च कर दिया है, और इसका हब क्या है, पूर्वोत्तर है। अब अगर भारत में बात करें तो भारत का अगर 90% केसर कहीं होता है तो कश्मीर में ही होता है, और पारंपरिक रूप से केसर की खेती कश्मीर में सबसे सही होती है। अगर पूछा जाए कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, अब पंपोर है, जो पंपोर एरिया है, उस एरिया का बस नाम याद रखना है, क्योंकि पंपोर ही कश्मीर में केसर का कटोरा कहा जाता है। तो पंपोर याद रखना है। केसर की विशेषता क्या होती है, केसर में क्रोसीन पाया जाता है। अभी क्रोसीन तो दवा भी पड़ते हैं, वो नहीं है, ये क्या है, क्रोसीन इसमें केसर में 8% पाया जाता है, और अन्य किस्मों में ये कम पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए क्रोसीन किस में पाया जाता है, तो केसर में पाया जाता है। जो इनका वैज्ञानिक नाम होता है वो क्रोकस है, तभी क्रोसीन वाले से निकला है। तो क्रोकस सैटिवस है इनका जो मूल नाम है। और केसर ही मूल्यवान कैसा है, मसाला है, और इसे लाल सोना भी कहा जाता है, क्योंकि सोने ऐसा महंगा होता है। केसर में औषधि गुण होते हैं, ये नॉर्मल से सौंदर्य से और वाणिज्यिक सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर देखें केसर का वैश्विक पहचान के लिए, तो केसर को 2020 में कश्मीर वाला जो केसर है उसे जीआई टैग मिल चुका है। तो कश्मीर वाले को 2020 में जीआई टैग मिला था। उसके बाद है पंपोर केसर को ग्लोबली इम्पोर्टेड एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम में शामिल किया गया। मतलब दुनिया भर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस एरिया की बहुत फेमस होती हैं, तो हेरिटेज होता है उनका। तो हेरिटेज सिस्टम हो तो एक है गियास करके, GIAHS, तो ये नाम याद रखना है ये। तो इसमें ही इम्पोर्टेड एग्रीकल्चर जो हेरिटेज है उनमें मतलब एक तरीके से मान्यता दे दी है, थोड़ा अच्छा हो जाता है इसमें। और FAO की मान्यता मिली ही हुई है इससे, जो ये संस्था है। इसके बाद है मूल उत्पत्ति, तो केसर अपने यहाँ की मूल उत्पत्ति है। तो मूल मेन जो है वो एशिया माइनर और ग्रीस का है। तो एशिया माइनर कहाँ है, जब हम भारत से चलेंगे तो सीरिया जब हम पहुँचते हैं, तो सीरिया का जो पश्चिमी एरिया है वो माना जाता है किसका, सीरिया नहीं, वो टर्की वाला एरिया, जो टर्की का है पश्चिमी हिस्सा, वो माना जाता है एशिया माइनर का। और साथ ही ग्रीस है जो यूरोप में, यहाँ मेनली पाया जाता है। लेकिन अब कहाँ पाया जाता है, अब यूरोप, अब पूरे दुनिया ही में हो गया। तो अगर पूछा जाए ग्रीस और एशिया में ये मूल उत्पत्ति हुई थी, अब वर्तमान में अगर देखें तो भारत में भी ये पाया जाता है, मतलब होती है हर जगह। तो ये भारत में खेती का समय क्या होता है, तो जून जुलाई में बोई जाती है, फूल अक्टूबर के आसपास आ जाते हैं। तो ये कौन सी फसल हो जाएगी, अगर वैसे मतलब फसल मौसम के हिसाब से तो नहीं, पर जब हम खरीफ की बो रहे होंगे तभी याद रख सकते हैं इस टाइम। भारत में केसर अभी भी सीमित है, आयात पर निर्भरता हमारी बनी हुई है। अगला है ओरीविले विकास कार्यक्रम। तो हुआ क्या है कि जो हाई कोर्ट हुआ करता था, उस हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने 2024 में एक फैसला सुनाया था, और जो ओरीविले वाला एरिया है वहाँ पे विकास कार्य को रोक दिया गया था,
ताकि यहाँ पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि एनजीटी ने यहाँ पे सवाल उठाए थे योजना पे कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ यहाँ पे विकास कार्य कर रहा है। पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में दखल दी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और ये मामले को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पर्यावरण संतुलन एक अलग जगह है और विकास एक अलग जगह है। विकास कार्यों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं ली गई थी, ये चिंता बात थी, लेकिन विकास भी संविधान का पार्ट है कि नहीं है, तो डेवलपमेंट भी संविधान के अंतर्गत है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि यहाँ पे आप डेवलपमेंट कर सकते हैं ओरीविले सिटी के बारे में। तो अब ओरीविले सिटी देखें तो ये कहाँ है, ये तमिलनाडु वाला एरिया है। तो कौन सा स्टेट देश है, मतलब राज्य है ये, तमिलनाडु। और यहीं जो पौंडुचेरी वाली जगह हम पढ़ते हैं ठीक उसके ऊपर है ओरीविले, तमिलनाडु। ये क्यों जाना जाता है ओरीविले, इसे मानवता की एकता के लिए जाना जाता है। तो मानवता की एकता, इसका क्या मतलब हुआ, मानवता की एकता ये दुनिया के उन विशेष क्षेत्रों में से है जहाँ पे बिना भेदभाव के लोग रहते हैं, मतलब यहाँ पे कई देशों के लोग, कई जातियों के लोग, कोई भी रहता है बिना भेदभाव, वर्ग कुछ नहीं है, थोड़ा अलग से बसाया गया है। तो ये यहाँ की विशेषता हुआ करती है। इसे संस्थापक जो हुआ करते थे वो अल्फासा हुआ करते थे, मीरा अल्फासा। ओरीविले आश्रम तो हम पढ़ते ही हैं जो अरविंदो के द्वारा बनवाया गया था, पर जो ये बसाया गया था, जो इस्टेब्लिश किया गया था, वो किसने किया था, ये जो मोर्रा अल्फासा करके हैं, जो अरविंदो के अनुयायी थी, जो श्री अरविंदो के ये अनुयायी हुआ करती थी, ये महिला थी। तो मोर्रा जो थी, मतलब मीरा अल्फासा, ये अरविंदो, अब अरविंदो को हम मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो अरविंदो, तो अरविंदो जो हैं ये इन्हें कहते हैं अरविंदो। तो इनके अनुयायी जो हुआ करती थी मीरा, इनने ये बसाया था, तो ये हमने याद रख लेना है इसके। तो इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एनजीटी का फैसला और मद्रास का हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ करता था उसे बदल दिया है, क्योंकि ये दोनों चीज़ों में हमें बैलेंस बना के चलना है। क्यों कहा ये, अब यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल हैं जो टकराए थे, तो 14 और 21 स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आर्टिकल 21 में भी है और 14 में भी है, क्योंकि जीवन का अधिकार है ना 21 में, तो जीवन का वो है जब अच्छा पर्यावरण। पर विकास का भी तो बात कर रहे हैं, आर्टिकल 19, 21 जीवन में विकास की, डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। तो इस वजह से अभी ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि अब इसमें डेवलपमेंट यहाँ पे किया जा सकता है, जो सरकारी योजना वगैरह इंडस्ट्री लगा रही है ये सारी चीज़ों को। तो ये इस पहल से क्या हो जाएगा, महत्व क्या है, अब संतुलित दृष्टिकोण की बात आगे आएगी कि रोका नहीं जा सकता है कोई विकास कार्य को केवल पर्यावरण की वजह से। हालांकि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, साथ ही नीति स्पष्ट होनी चाहिए कि पर्यावरण ज़्यादा क्षरण ना हो और संतुलन आवश्यक है। इसके बाद अगर हम देखें तो अजमेर में एक आना सागर है। अजमेर में कौन सा, आना सागर झील है, नाम तो सागर है, आना सागर एक झील है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया है, अब इस झील के आसपास एक होटल बन गया था पार्क टाइप का, मतलब जहाँ विकास कर दिया था, झील हुआ करती थी, झील के आसपास एरिया में उन्होंने क्या किया, जैसे होटल पार्क ये सब बना दिए। इस पार्क का नाम क्या था, 7 वंडर्स पार्क। सरकार ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया इसे 6 महीने में तोड़ना पड़ेगा। तो बस यही वाली चीज़ इसे है, क्यों है, क्योंकि ये वेटलैंड संरक्षण के कानूनों का उल्लंघन है कि आना सागर जो झील है कहाँ की है, अजमेर की है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। सोचो, मतलब एक जगह है झील में और उस झील वाले एरिया को अगर हम वहाँ डेवलपमेंट कर देंगे तो झील का एरिया कम बचेगा, और झील का एरिया कम बचेगा तो बाढ़, सूखा, मतलब प्राकृतिक थोड़ा क्या हो जाएगी, विषमता स्थापित हो जाएगी, झील का पारिस्थितिक तंत्र खराब हो जाएगा। तो ये हुआ है। अब थोड़ा अना सागर झील के बारे में देख लेते हैं। जब हम ये है गुजरात वाला एरिया, तो जब गुजरात से ऊपर देखते हैं इधर अरावली है, तो अरावली ये रही, अरावली रेंज में ही इधर मिलेगा, ये है अना सागर रेंज। तो ये याद रखना, ये जयपुर है, आगरा, इधर से पढ़ेंगे तो अना सागर एक झील का नाम याद रखना। अब ये अन्ना नहीं है, वरना ऐसे याद कर ले अन्ना वगैरह, ये तमिलनाडु में नाम होते हैं ऐसे, ये अना सागर है केवल। तो ये याद रखना है अना सागर के बारे में। उसके बाद है अना सागर की जो थोड़ी हिस्ट्री है वो देखते हैं कि अजमेर में स्थित है और राजस्थान में। मानव निर्मित है, कैसी है ये झील, मानव निर्मित है। एक तो ये मेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कैसी है, बना निर्माण कब हुआ था, तो चौहान वंश के राजा हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान के दादाजी एक अर्नोराज, जिन्हें अना कहा जाता था। इन्हीं के नाम के कारण इनका नाम क्या पड़ गया, जो इस झील का नाम अना सागर। तो जो पृथ्वीराज के दादाजी हुआ करते थे उनका नाम क्या था, अर्नोराज, अर्नोराज से ही अना सागर ये झील बन गई थी।
तो मुग़ल सम्राट जहांगीर ने भी इस किनारे एक दौलत बाग बनवाया था, एक बाग बनाया था। शाहजहाँ के पास भी यहाँ पे मतलब बनवाया था। मेन है कि ये थोड़ा यहाँ डेवलपमेंट होता रहा है, ऐतिहासिक है। और यहीं के आसपास इस झील को जो पानी मिलता है, पानी चूँकि ये हमने देखा कृत्रिम झील है, ये वाली जो अना सागर है ये कृत्रिम झील है, तो पानी तो कहीं से मिलता होगा ना इसे। तो इधर लूनी जो नहर है वो लूनी नदी है जो मौसमी है, उसी से इसमें जब पानी आता है तब इसमें झील में आ जाता है। अभी इसे रामसर साइट का दर्जा प्राप्त नहीं है। अगर पूछ ले कैसे रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है, नहीं प्राप्त है इसे अभी रामसर साइट का। और यहाँ पे अभी जो होटल हुआ करता था, पार्क वगैरह और जो जगह मतलब जो भी अतिक्रमण था, सरकार ने सबको, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सबको रोका जाएगा। तो ये है। अगला है इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। कौन सा? इंडो पैसिफिक है, इंडिया पैसिफिक। अब हुआ क्या है, अभी देखा होगा आपने कि न्यूजीलैंड के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन, तो न्यूजीलैंड के जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टोफर लक्सन, वो प्रधानमंत्री कि वो आए हैं अभी भारत की यात्रा पे। तो न्यूजीलैंड को तो हम जानते हैं, जब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में तो इधर मिलता है हमें क्या, न्यूजीलैंड, छोटा सा कंट्री है। तो न्यूजीलैंड के आए हैं अभी प्रधानमंत्री, इन्होंने इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में शामिल होने में रुचि दर्ज की है। अब 2019 में भारत द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, IPOI के बारे में, क्योंकि अगर कोई रुचि दिखा रहा है बड़ी कंट्री, तो मतलब बड़ी का मतलब है जो संपन्न कंट्री है, तो एक थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो इसके भारत ने और लॉन्च किया था। अब यहाँ पे सागर सिद्धांत सरकार का चलता है। तो भारत का सागर सिद्धांत, सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब अगर देखें न्यूजीलैंड को, तो वो इंडो पैसिफिक एरिया ही में तो है, एक तरफ हिंद महासागर है, दूसरी तरफ पैसिफिक है, तो वो प्रशांत महासागर की साइड तो इसी एरिया के अंतर्गत है। तो जो सागर सिद्धांत है अपना कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस पहल पर ये आधारित है। तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री आए हैं लक्सन, उन्होंने इसमें शामिल होने की बात करी थी, और 2019 में इसे थाईलैंड में जो एक सम्मेलन हुआ था उसके दौरान इसे लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है, भारत का एक सागर जो इनिशिएटिव हुआ करता था उसी के आधार पर 2019 में से लॉन्च किया गया था, 15 में ये आया था। भाग लेने वाले प्रमुख देश कौन से? ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत, ये पहले से हैं। अब एक दो चीज़ें, अमेरिका है इसमें? नहीं है अमेरिका। चाइना है इसमें? चाइना होगा ही क्यों, भारत जहाँ देखो जापान होगा, भारत होगा, ऑस्ट्रेलिया, ये अगर होंगे तो चाइना के चांस कम होंगे, क्योंकि चाइना और जापान में थोड़ा क्या चलता है, विरोध चलता रहता है, भारत में भी। तो अमेरिका भी नहीं है इसमें, चाइना भी नहीं है। क्या रसिया है इसमें? रसिया भी नहीं है। तो ये वाला हमने देखा। अब इसके कार्य क्या होते हैं, आपदा प्रबंधन, समुद्री संसाधनों का उपयोग, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब सहयोग बढ़ावा देना है इसमें। न्यूजीलैंड की रुचि का महत्व क्या है, व्यापार बढ़ेगा भारत के साथ, समुद्री सहयोग बढ़ेगा, क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी इसमें। अगला है नासा के जो अंतरिक्ष वाला जो मिशन था वो वापस आ गई हैं सुनीता विलियम, 286 दिन तक वहाँ पे फंसे रहने के बाद। तो हुआ क्या था, ये हमने कल भी थोड़ा रिवाइज़ किया था कल परसों की वीडियो में, ये बोइंग से गई थी। तो बोइंग CST-100 स्टारलाइनर स्पेस एयरक्राफ्ट हुआ करता था। तो जो कब गया था, पिछले जून में गया था 24 में, और ये तब से फंस गया था। तो एक तो 2-3 नाम याद रखने, स्टारलाइनर हुआ करता था। क्यों फंस गया था, क्योंकि जो जैसे जहाज़ होता है वो ट्यूब जिसमें ये लोग बैठ के आते हैं, वो ट्यूब जो हुआ करता है बैठ के, उसमें नीचे लगा था पंप, जो पंप में हीलियम वाला लगा होता है। तो हीलियम का जो सिलेंडर लगा था उसमें हो गया था लीकेज, तो हीलियम का लीकेज हो गया था, तो इसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ा था। तो थ्रस्ट खराबी हो गई थी, मतलब अगर इंजन ख़राब हो जाएगा तो पावर नहीं मिल पाएगी, तो ये सारी चीज़ थी। और स्टारलाइनर का प्रलोदक जो था हीलियम का वो ख़राब हुआ, इससे सुरक्षा चिंताएं बढ़ी। हालांकि कोई विस्फोट नहीं हुआ था, पर चिंता के कारण ये नहीं आया था। अब सबसे लंबे अंतरिक्ष यात्री कौन है, वैलेरी पोल्याकोव, जो 438 दिन रहे थे। पर ये कब रहे, ये कहाँ के थे, रशिया के हुआ करते थे। पर ये ISS में नहीं रहे थे, ये मीर स्टेशन में हुआ करते थे, जो पहले रशिया का एक अलग स्टेशन हुआ करता था।
नासा के यात्री भी रहे हैं, तो ये वाली चीज़ याद रख लेनी है। इसके बाद अब दीर्घ काल तक कोई अगर वहाँ रहेगा तो अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ दोनों होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा चीज़ क्या हुआ, मेडिकल रिसर्च में हमें पता चल पाएगा ना, ज़्यादा दिन रुकते हैं तो ज़्यादा अच्छी रिसर्च हो जाती है कि ग्रेविटी कैसे काम कर रही है। हम तकनीक देख सकते हैं कि हमारे यान काम कर भी सकते हैं लंबे समय, कोई फंसा रहे। बाकी गहरे अंतरिक्ष मिशनों में अच्छा चीज़ें हो सकती हैं, मतलब हमें जानकारी ज़्यादा मिलेगी। स्वास्थ्य में क्या दिक्कत होती है कि जो अंतरिक्ष में जो रेडिएशन होता है वो बीमारियों को बढ़ा सकता है। गुरुत्वाकर्षण होता नहीं है वहाँ पे, इस वजह से हड्डियाँ हर महीने 1 से 1.5% तक हड्डियाँ ख़राब होती चली जाती हैं। तो ये वाली चीज़ है, और दिमागी चुनौतियाँ तो होती ही हैं। तो ये अब ISS देखें जहाँ पे ये फंसे थे, ऐसा दिखता है ISS लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पे ये स्थित है, लो अर्थ ऑर्बिट में। और ये 5 देश जो दिख रहे हैं ये इनके द्वारा बनाए गए, हालांकि 15 के आसपास इसमें सहयोग देते हैं। तो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जापान, कनाडा हो गया और जापान हो गया और रशिया हो गया, ये मेन कंट्री हैं। तो ये देखा हमने। अगला है भारत में पहला PPP मॉडल। PPP क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सरकार भी प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके एक पार्टनरशिप करके डेवलपमेंट करेंगे। तो भारत का पहला इंदौर जो है वो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहा है। मतलब क्या हुआ, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का, जैसे कचरा होता है ना, प्लास्टिक कचरा जो भी चीज़ें, इनको हम क्या करेंगे, ये वेस्ट को मैनेजमेंट कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे। तो प्रोसेस कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा, कुछ बना देंगे ईंधन वगैरह कुछ। तो ये प्लांट लगा रहा है कौन, इंदौर। बस इतना याद रहे काफ़ी है कि कौन लगा रहा है, इंदौर लगा रहा है। तो भारत का पहला, इस वजह से इम्पोर्टेंट भी है। अब भारत में जो ठोस अपशिष्ट नियम आए थे, ठोस जो कचरे को प्रबंधन के लिए 2016 में आए थे, ये वाली चीज़ याद रखते हैं। जो ठोस मतलब कचरा होता है उसे निपटाने के लिए, क्योंकि उसे मीथेन में चेंज कर दो या किसी में, तो ये कचरा आया था 2016 में। उसके बाद है ये है बेस्ट टू वेल्थ मिशन, मतलब बेस्ट टू वेल्थ का मतलब कचरे को हम यूज़ कर लें। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। अगला है रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हुआ कि जो रुपए है हमारा, इस रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड में ले जाया जाए। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या हो जाएगा, दुनिया भर में जब कोई चीज़ खरीदी और बेची जाए तो उसमें रुपए, इंडियन रुपए यूज़ हो जाए। अभी क्या होता है रुपए नहीं। अभी कौन से रुपए यूज़ होते हैं, एक तो डॉलर होता है, डॉलर के साथ होता है यूरो, तो यूरो एक होता है, और यूरो के साथ और हम कौन सा यूज़ करते हैं, येन वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये अभी युआन वगैरह ये यूज़ करते हैं इंटरनेशनल। भारत का रुपए अभी नहीं है। तो भारत ने अभी मॉरिशस के साथ, हालांकि हम कोशिश करते रहते हैं दूसरे देशों से कि वो क्या करें कि रुपए में लेन देन करते रहें, पर चूंकि भारत का रुपए स्टेबल उतना नहीं है। अब पता चले किसी देश से व्यापार किया, उसे रुपए दिया हमने 80 रुपये, और जब तक हमारे रुपए का दाम गिर गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो किसी को घाटा और फ़ायदा हो सकता है ना। तो इस वजह से होता नहीं है। तो RBI अभी मॉरिशस के साथ रुपए में लेन देन को बढ़ा रहे हैं, इस वजह से अभी चर्चा में आया था। तो हमें क्या समझना था कि अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है। इससे डॉलर पर हमारी निर्भरता घट जाएगी ना, हमें डॉलर की जगह अपनी मुद्रा से करेंगे तो अच्छी चीज़ हो जाती है। तो ये हमने समझ लिया। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के फ़ायदे क्या हो जाएंगे, एक तो द्विपक्षीय व्यापार अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड कौन से होते हैं, ऐसे बॉन्ड जो विदेश में हम अपनी करेंसी में जारी करते हैं, तो रुपए में जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड होते हैं मसाला बॉन्ड। अब ये मसाला बॉन्ड वगैरह में बढ़ोतरी होगी, आयात निर्यात में रुपए का यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाती चली जाएंगी। चुनौतियाँ भी हैं, जैसे अभी तो डॉलर का ही प्रभाव चढ़ता है, ज़्यादातर मार्केट में किसका प्रभाव है, आधा तो डॉलर का ही है, और इंडियन रुपए अस्थिर ज़्यादा है दुनिया में, तो इस वजह से ये चुनौती है। इसके बाद है फायर सेट। अभी देखा था कि कैलिफोर्निया जो अमेरिका में है, कैलिफोर्निया वाला एरिया ये इधर, तो कैलिफोर्निया वाले एरिया में अभी आग लग गई थी। तो उसी के बाद गूगल और कुछ संस्थाओं ने मिलकर एक फायर सेट लॉन्च किया है। पहला क्या आ जाएगा, फायर सेट किसने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया है, गलत हो जाएगा। भारत का है ये, गलत हो जाएगा। किसने लॉन्च किया है, ये गूगल ने। और भी कुछ संस्थाएं। फायर सेट का क्या है, जंगल में आग लगेगी उस पर नज़र रखने के लिए। तो बस यही चीज़ याद रखनी है, यही आधारित होगा ये। तो गूगल रिसर्च, अर्थ फायर, गोल्ड जो गॉर्डन बेटी मोरे फाउंडेशन है, मून स्पेस है, इन कुछ के द्वारा ये लॉन्च किया। कुल उपग्रह कितने होंगे सेट में, 50 उपग्रहों का समूह है जो कहाँ भेजा जा रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट में। तो ये हर 20 मिनट में डाटा भेजा करेगा। जैसे अगर आग लगती, कुछ चीज़ें होती हैं, हाई रेजोल्यूशन इमेजिन भेजा करेगा। इसका महत्व क्या हो जाएगा 20 मिनट में, ये सारी चीज़ें ये हमने देख ही लिया है। अगला है निडार के बारे में, निडार या निडार।
तो निडार क्या है, ये ड्रोन आधार अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए है। तो नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च, तो ड्रोन को हम चूँकि बढ़ावा दे रहे हैं रिसर्च वगैरह के लिए, इसी के लिए ये निडर स्टार्ट किया गया। उद्देश्य क्या है, जो छात्र होंगे, शोधकर्ता होंगे, उन्हें ड्रोन विकसित करने की क्षमता बनाई है। इसी के लिए सरकार की एक पहल चल रही है, पहल इंपॉर्टेंट है, स्वयान। तो स्वयान, तो स्व और यान, तो अपना यान हो जो ड्रोन ही हो सकता है। तो स्वयान 2022 में ये स्वीकृत किया गया था। इसमें क्या था, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो अनमैन्ड एरियल जो होते हैं एयरक्राफ्ट सिस्टम जैसे यूएवी, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मतलब क्या होता है, ड्रोन ही होता है। तो उन्हें बढ़ावा देना ड्रोन वगैरह को। तो दो चीज़ें देखा, एक तो ये निडर वाला आ जाएगा, निडार जिसे कहते हैं, और स्वयान, तो ये दो चीज़ें देखी। अब ड्रोन्स यूएवी कहलाते हैं, और ये आपदा प्रबंधन, कृषि, रक्षा, सारी चीज़ों में हम ड्रोन को तो हर एक जगह यूज़ कर सकते हैं ऑपरेशन वगैरह में। अब इससे संबंधित ये 3-4 क्वेश्चन है, एक पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा, तो ये 2-3 क्वेश्चन है अटैम्प्ट करने। इसके बाद है फ्यूचर फॉर फ्री स्पीच इंडेक्स के बारे में। तो जो बोलने की स्वतंत्रता होती है ना, फ्री स्पीच इंडेक्स, तो भारत की रैंकिंग, तो इसमें टॉप पे नॉर्वे है, और नॉर्वे के साथ साथ जो अगर देखें तो भारत की रैंकिंग 33 देशों में 24वां स्थान है। कौन सा, 33 देशों में, 33 ही देश है, उसमें 24वां स्थान है। और नॉर्वे का स्थान कौन सा है, नॉर्वे टॉप पे रहेगा। तो ये वाली चीज़ रहेगी। द फ्यूचर फ्री स्पेस द्वारा जारी ये इंडेक्स होता है। तो इसके बारे में, इसमें क्या होता है, पारंपरिक मीडिया, सोशल मीडिया, एआई, इन सब पे कितनी ज़्यादा फ्री स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता है। तो ये बस इतना देखना था इसमें। तो भारत में जो थोड़ा नेगेटिव आया है वो यूएपीए के कारण आया है, जिसमें राष्ट्रद्रोह लगा देते हैं, अनलॉफुल जो प्रिवेंशन एक्ट होता है, तो ये इसकी वजह से रोक लगा दी जाती है लोगों पर। तो इस वजह साथ ही सोशल मीडिया पे हमारे यहाँ कई सारे कड़े नियम हैं, तो इस वजह से क्या है, रैंकिंग थोड़ी कम है। अगला है बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा नदी का प्रवाह कम हो रहा है, तो चूंकि मानव जनित गतिविधियाँ हो रही हैं उसके कारण पानी कम रह रहा है, इस वजह से ये चुनौती। अब बेतवा बहती कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का अगर हम मैप देख पाएँ तो ये है उत्तर प्रदेश का मैप। अब उत्तर प्रदेश के मैप में ये वाला एरिया ललितपुर झांसी का, तो बेतवा नदी यहीं से जाती है, इधर से एक नदी आ रही है, उस नदी का नाम क्या है, यमुना नदी। तो ये यमुना नदी, बेतवा नदी यहीं से जाके यमुना नदी में मिल जाती है। तो बेतवा नदी भी हमने देख ली। तो बेतवा नदी में यहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप हो रहा है, इस वजह से ये अभी चर्चा में चल रही है, पानी इसमें कम हो रहा है। तो यमुना नदी में अभी देखा हमने दाईं ओर से ही मिल रही है, ये यमुना नदी है, तो यमुना का ये दाईं ओर हुआ। तो ये कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, तो सीहोर वाले ज़िले के आसपास एरिया है मध्य प्रदेश में, यहाँ से हुआ है। अपने यहाँ संगम कहाँ होता है, तो हमीरपुर वाले एरिया में होता है। जो उत्तर प्रदेश वाले एरिया में हम अगर देखें तो ये वाला ज़िले इधर हमीरपुर है, तो हमीरपुर वाले एरिया में यमुना मिलती है, किस यमुना में मिलती है, कौन सी, बेतवा नदी। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में सीमा बनाता है ये वाला एरिया। अब इसका बेतवा का महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। चेदी राजवंश हुआ करता था, एक इंपॉर्टेंट है, जैसे 16 महाजनपद में पढ़ते हैं ना, चेदी राजवंश, सुक्तिमती जिसकी राजधानी वो मतलब नगर हुआ करता था, वो इसी के तट पर स्थित था। तो एक महाभारत में चेदी राज्य जो हुआ करता था, जो बुंदेलखंड का हुआ करता था, ये है। अब बेतवा नदी के लिए पहले से काम चल ही रहा है, 1976 से बेतवा नदी बोर्ड बना हुआ है। फिर सरकार ने पिछले वर्षों में काफ़ी एक चर्चा में एक योजना रही है, केन बेतवा प्रोजेक्ट। तो केन बेतवा प्रोजेक्ट क्या है, इधर से बेतवा जा रही है, इधर से केन नदी, दोनों को जोड़ दो, और बीच वाले एरिया में कूनो नेशनल पार्क वगैरह और ये सब पड़ते हैं, तो इस वजह से विवाद भी है। तो केन बेतवा परियोजना 2021 में मंजूर दी गई थी, 2 राज्यों में ये फैली हुई है। और इसके बाद है कम्बन रामायण। इसे कम्ब रामायण याद कर लेना या कम्बन रामायण याद कर लेना, एक ही बात है। कम्बन क्यों हमने कहा इसे, क्योंकि जिन्होंने लिखा था उनका नाम कवि कम्बन हुआ करता था। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ रामायण कौन सी है, वाल्मीकि की रामायण, फिर एक तुलसीदास वाली है। पर जब जो रामायण है, जो कम्बन रामायण है, कम्बम रामायण है, या इसे कम्बम भी कहते हैं कभी कभी, कई वाले नाम है, तमिल नाम है ना, तो इसे कम्बम भी कह सकते हैं। तो ये वाला हो जाएगा। तो ये कब लिखी गई थी, 13वीं सेंचुरी, मतलब जो हम पढ़ते हैं रामचरित वाला, जो रामचरित मानस वाली है, तुलसीदास वाला, ये इससे पहले ये लिखी गई थी, कम्बन रामायण है।
तो ये याद रखना एक तो इसमें भी क्या है, सेम चीज़ है, बस तमिल में इसे कर दिया ट्रांसलेट ही है, ज़्यादातर चीज़ें सेम है, बाकी ट्रांसलेट ही है। इसमें एक चीज़ और नहीं है, उत्तरकांड जिसमें लास्ट में जुड़ा नहीं है, तो वाल्मीकि का ही है, जो रामायण है उसका ही अनुवाद है और पुनर्लेखन है। बस इसमें थोड़ा द्रविड़ कल्चर दिखा दिया जाता है, यहाँ पे संगम जो संगीत है वो भी झलक मिलती है, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तमिल भाषा की बड़प्पन शैली है एक, उसमें ये काव्यात्मक रूप से लिखा गया, तो एक चीज़ क्या है काव्यात्मक, क्योंकि संगम में भी वही चीज़ें मिलती हैं। तो जिन कभी कंबन के बारे में देखें तो इनका स्थान क्या है, चोल जो साम्राज्य हुआ करता था तंजावुर का, तमिलनाडु में वहीं हुआ करता था। तो इन्होंने ये साहित्य की रचना की है और इसे तमिल लोक परंपराओं में सबसे ज़्यादा माना जाता है, और इसमें केवल इनकी ही चर्चा नहीं मिलती है, इसमें संगम साहित्य, अलवार, नयनार, इन सबकी चर्चा मिलती है। तो ये इससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन है। तो ये हमने आज देखा 20 मार्च का जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स था।